Chapters 153 Really Aged, 154 Vomit Blood Out of Anger, 155 Borrow, 156 Digital Shade Recipe, Flower Wine Mystery. Chapter Start, Chapter 153, सच में बुरा हो गया। ये सच में रैंक 3 पर पहुंच गया है। ये रैंक 3 का ऑरा बिल्कुल असली है, और इसकी वाइट सिल्वर प्राइमेवल एसेंस भी, कोई गलती नहीं हो सकती। क्लैन हॉल का माहौल एकदम गंभीर था। क्लैन हेड गुयुबो सबसे ऊंची सीट पर बैठे थे, और उनके दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट में, कई एल्डर्स कतारों में बैठे थे। इधर उधर से फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी, और दर्जनों लोगों का ध्यान, कम या ज्यादा, उस नौजवान पर टिका हुआ था जो हॉल के बीच में सिर ऊंचा किए, सीना तानकर खड़ा था। वो नौजवान फैंग युआन था। सोचो तो, यह फैंग युआन रैंक 3 पर पहुंच गया। अगर मैंने खुद अपनी आंखों से ना देखा होता, तो मैं कभी यकीन नहीं करता। इसका तो सिर्फ सी ग्रेड एप्टीट्यूड है ना? इतनी जल्दी ये आगे कैसे बढ़ गया? एक्चुअली, इससे इतना जल्दी भी नहीं कह सकते। भूल गए क्या कि उससे डूरेट स्टील रेलक गुमाइल थे? हाँ, सही कहा, पूरे डूरेलक गु थे। वो उसकी कल्टीवेशन को तेजी से बढ़ा सकते हैं। जब मैं अपनी कल्टीवेशन कर रहा था, साई, क्या दिन वो। एल्डर्स का ग्रुप हैरान भी था और उलझन में भी। इस मामले ने उन्हें बिल्कुल तैयार नहीं रहने दिया था। ये फैंग युआन रैंक 3 तक पहुंच गया। वो सिर्फ एक सी ग्रेड एप्टीट्यूड वाला है, लेकिन इतने कम समय में ऐसी कामयाबी हासिल कर ली। ये सच में एक सरप्राइज है। लेफ्ट रो में सबसे आगे वाली सीट पर बैठे गु यू मोचेन ने मन ही मन सोचा। उसने 2-3 साल पहले के बारे में सोचा, जब फैंग युआन एकेडमी में था, और उसने उसके परिवार के एक नौकर को मार डाला था। यूजस नौकर का नाम तो याद नहीं था, लेकिन फैंग युआन ने जो लाश के टुकड़े भेजे थे, उसने उस पर गहरा असर छोड़ा था। उसी दिन से, उसने फैंग युआन को एक नई नज़र से देखा, लेकिन उसके एप्टीट्यूड की वजह से उससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखी थी। और अब, उसी नौजवान ने ऐसी कामयाबी हासिल कर ली थी। क्लैन के सिस्टम के मुताबिक, जो भी गु मास्टर रैंक 3 तक पहुंचता था, वो नया एल्डर बन जाता था। एक नए एल्डर का आना, पुराने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर बड़ा असर डालने वाला था। अगर मैंने उससे पहले ही अपने साथ मिला लिया होता, तो मैं इस असर का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल डोमिनेंस हासिल कर सकता था। साई, सच में अफसोस की बात है। ये सोचते हुए, गु यू मोचेन ने अपने सामने बैठे शख्स पर नजर डाली। उसका पुराना दुश्मन, गु यू चीलियान, राइट रो की सबसे आगे वाली सीट पर बैठा था। इस वक्त उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इस फैंग युआन के पास जरूर कोई राज है। भले ही उससे डू रेड स्टील रेलक गु से मदद मिली, लेकिन वो इतनी जल्दी रैंक 3 पर नहीं पहुंच सकता था। यह तो किंग शू भी नहीं कर पाया था, गु यू बो भी सोच रहा था। यूज भी इख्तियार अपने गोद लिए हुए बेटे किंग शू की याद आ गई, और उसने एक ठंडी सांस भरी। अगर गु यू किंग शू जिंदा होता, तो शायद अब तक वो भी रैंक 3 कल्टीवेशन पर होता। अफसोस, हकीकत बड़ी जालिम है। मेडिसिन हॉल के एल्डर, लॉर्ड गु यू याओ जी आ गई हैं। अचानक, दरवाजे पर खड़े गार्ड ने जोर से ऐलान किया। उसके ऐलान के साथ ही, एक बुद्धी औरत दरवाजे से अंदर आई। उसका चेहरा पीला था और झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी थकी हुई पलकों के नीचे बेहद तेज ईम थी जो एक पाल में हाई फैंग युआन पर जाकर टिक गई। गु यू याओ जी तेजी से आगे बढ़ते हुए बोली, फैंग युआन, तुम रैंक 3 पर पहुंच गए? मुझे यकीन नहीं होता। मैं खुद इसकी जांच करूंगी, मुझे अपना एपर्चर चेक करने दो। एपर्चर एक गु मास्टर का सबसे बड़ा राज और उनका पर्सनल मामला होता है। भला वो किसी और को इतनी आसानी से उस कैसे चेक करने दे सकते हैं? फैंग युआन थोड़ा सा घूमा और अपनी तरफ आती हुई याओ जी को देखा। उसने तंजिया मुस्कान के साथ जवाब दिया, गु यू याओ जी, तुम किस हक से मेरा एपर्चर चेक करने की मांग कर रही हो? पहले, जब उसने कल्टीवेशन शुरू ही की थी, टैब एकेडमी एल्डर वक्त वक्त पर उसका एपर्चर चेक करते थे। लेकिन अब बात अलग थी। वो अब एक रैंक 3 गु मास्टर था, एक ऐसा शख्स जो एकेडमी एल्डर और मेडिसिन हॉल एल्डर जैसे दूसरे एल्डर्स के बराबर था। इसके अलावा, किसी की कल्टीवेशन को वेरीफाई करना बहुत आसान था। व्हाइट सिल्वर प्राइमेवल एसेंस को आसानी से झुठलाया नहीं जा सकता था, और उसी तरह, उसका रैंक 3 और भी एक सच्चाई थी। बदतमीजी, तुम, एक जूनियर होकर, मेरा नाम लेने की हिम्मत करते हो? याओ जी की एक फैल गई, मैं क्यों नहीं तुम्हें चेक कर सकती? अपनी मेडिसिन हॉल एल्डर की हैसियत से और तुम्हारी बुजुर्ग होने के नाते, मुझे यह हक है। HMPH, बुढ़िया, तेरा नाम ले रहा हूं, यही बड़ी बात है। हमारे बीच का हिसाब किताब अभी बाकी है। तुमने मुझसे गुस्सा पाल रखा था जब मैंने तुम्हें अपना लिकर वर्म नहीं बेचा,
और तुमने मेरा 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास छीनने की कोशिश की। HMPH, मुझे अपने मेरिट से वो 3 स्टेप फ्रेग्रेंट ग्रास गू भी एक्सचेंज करना था, लेकिन तुमने अंधेरे में उस भी रोक दिया। ए फ्लैट, मैं भी एक रैंक 3 गू मास्टर हूं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये रॉब जमाना बैन कर दो। फैंग युआन की ईंट सिकुड़ गई और उसके शब्द तलवार की तरह तेज थे। उसने अपनी बात बिल्कुल साफ साफ कही, याओजी के प्रति अपनी दुश्मनी को पूरी तरह से जाहिर करते हुए। अगर उसने ये बात रैंक 1 या रैंक 2 कल्टिवेशन के साथ कही होती, तो उससे जरूर दबा दिया जाता और शायद उस पर हमला भी होता। लेकिन अब हालात बिल्कुल अलग थे। वो रैंक 3 पर था और उसकी पोजीशन एल्डर्स के बराबर हो चुकी थी। फैंग युआन द्वारा गु यू याओजी की बेइज्जती पर दूसरे एल्डर्स की स्ट्रैटेजी वेट एंड सी वाली थी। ऊंचे ओहदे पर होने के कारण उनकी सोच गहरी थी। भले ही वो पैदाइशी चालाक ना हो, लेकिन सालों के पॉलिटिकल झगड़ों ने उन्हें चालाक बना दिया था। उन्हें फैंग युआन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए वो इस मौके का फायदा उठाकर उससे ऑब्जर्व कर सकते थे। लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदनाम करने की? गु यू याओजी बेइज्जती से गुस्से में आ गई। फैंग युआन ने जो कहा वो सच था, लेकिन वो सबके सामने इसे कैसे मान सकती थी? मौजूद एल्डर्स चुपचाप इस सिचुएशन को देखते रहे। यहां मौजूद ज्यादातर एल्डर्स 9 लीफ वाइटैलिटी ग्रास के मामले को जानते दी और उनके गु यू याओजी के साथ डीलिंग्स भी थे। लेकिन पॉलिटिक्स में सिर्फ हमेशा के लिए फायदे होते हैं, ना हमेशा के दुश्मन होते हैं और ना ही दोस्त। जब गु यू याओजी ने खुद को डिफेंड किया, फैंग युआन ठंडा सा हंसा और कोई जवाब नहीं दिया। गु यू याओजी की आवाज हॉल में गूंजती रही। ये बुद्धि औरत हल्का सा कांप रही थी। इस खामोशी ने उस ऐसा महसूस कराया जैसे वो अकेली पद गई हो। कुछ बदल गया था। हालात अब पहले जैसे नहीं थे। अगर फैंग युआन रैंक 1 या रैंक 2 होता, तो यह एल्डर्स फौरन गु यू याओजी के साइड पर खड़े हो जाते और मिलकर फैंग युआन को सजा देते। ऊपर वालों की अथॉरिटी को नीचे वालों द्वारा चैलेंज करने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। लेकिन फैंग युआन अब रैंक 3 था, और भले हाई क्लैन हेड ने अभी तक इसका ऑफिशियल ऐलान नहीं किया था, उसकी एल्डर की पोजीशन पत्थर की लकीर बन चुकी थी। इसलिए उसका गु यू याओजी के साथ झगड़ा अब ऊपर वालों के बीच का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था। फैंग युआन एक नया बना एल्डर था। उसकी बुनियाद अभी गहरी नहीं थी और उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन यही उसकी ताकत भी थी क्योंकि उसके पास खून के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसको कोई डर नहीं था। इसके बराबर गु यू याओजी बुद्धि थी और भले हाई वो मेडिसिन हॉल को कंट्रोल करती थी, उसकी पोजीशन ऊंची थी और कनेक्शंस भी बहुत थे, लेकिन यही उसकी कमजोरी भी थी। वो बुद्धि थी और वो हार अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उसकी मेडिसिन फैक्शन की वारिस याओले लापता थी और उसकी बड़ी संपत्ति पर कई लोगों की नजर थी। अगर शांति का समय होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब वुल्फ टाइड का वक्त था और एल्डर्स के मरने का भी खतरा था। चीजें अस्थिर थीं, नए लोग पोजीशन में ऊपर चढ़ रहे थे और पुराने लोग नीचे उतर रहे थे। ये बदलाव का समय था। कोई भी एल्डर अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता था। यहां तक कि क्लैन हेड भी गिर सकता था। गु यू क्लैन के इतिहास में वुल्फ टाइड में मरने वाले क्लैन हेड्स की संख्या कम नहीं थी। और जहां तक एल्डर्स की बात है, वो अपनी सुरक्षा की गारंटी भी नहीं दे सकते थे, इसलिए जब तक कोई बड़ा फायदा ना हो, वो दूसरों के झगड़ों में नहीं पड़ते थे। गु यू याओजी को महसूस हुआ कि सिचुएशन कांटे की तरह चुभने लगी थी। हॉल में खामोशी थी। अपनी पोती के मामले के कारण वो 3 दिन और 3 रातों से सोई नहीं थी। ए फ्लैट, जब वो वहां खड़ी थी, तो उस अपने शरीर और दिमाग पर एक अनदेखा दबाव महसूस हो रहा था और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। यूज ऐसा लग रहा था जैसे वो एक लंगड़ी बुद्धि भेड़िया हो, जो भेड़ियों के झुंड में अकेली खड़ी है। आसपास के भेड़िए अंधेरे में खड़े उस अपनी गहरी हरी ईंट से घूर रहे थे। फैंग युआन जो उसके सामने था, वो एक ऐसे पत्थर दिल भेड़िए जैसा था जिसने लड़ाई में अपनी चमक दिखा दी थी। वो इतना जवान, एनर्जेटिक और एम्बिशियस भी था। सच में वही कहावत थी, पुरानी लहरें नई लहरों को आगे धकेलती हैं और एक नई पीढ़ी पुरानी की जगह ले लेती है। इस पल गु यू याओजी को महसूस हुआ कि वो सच में बुद्धि हो गई थी, बहुत ज्यादा। उसकी पलकें और भी तेजी से झपकी जैसे उसका रौब धीरे धीरे कम हो रहा था। लेकिन गु यू याओ की शक्ल उसके दिमाग में उभार आई। उसने जबरदस्ती अपनी धुंधली एड़ खोली। उसका ऑरा अचानक बढ़ गया। उसने अपना मुंह खोला। फैंग युआन, तुम इन 3 दिनों तक कहां गायब थे? अगर तुम सामने ना आते, तो तुम्हारा नाम मेडिसिन हॉल में कैजुअल्टीज की अनाउंसमेंट में शामिल हो गया होता, अंगू मास्टर्स की लिस्ट में जो लड़ाई में मारे गए। तुम 3 दिन और 3 रात गायब रहे, और जब तुम वापस आए, तो तुम एक रैंक 3 गू मास्टर बन चुके थे।
इंजीनियर में क्या हुआ? है। मुझे यकीन है कि यहाँ सभी लोग तुम्हारी एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्टेड होंगे। जब उस एहसास हुआ कि वो अब फैंग युआन के लिए आसानी से मुश्किलें पैदा नहीं कर सकती, तो उसका लहजा नरम हो गया, पहले जैसा जबरदस्त नहीं रहा। लेकिन उसके शब्द अभी भी बहुत मजबूत थे, जिनके अंदर धोखे भरे इरादे छुपे थे। आखिरकार वो एक सीनियर मोस्ट हाई रैंकिंग पॉलिटिशियन थी। ये सुनकर एल्डर्स की ईद चमक उठी और उन्होंने साफ तौर पर इंटरेस्ट दिखाया। वहां मौजूद लोगों में से कोई भी बेवकूफ नहीं था। फैंग युआन का अचानक रैंक 3 पर पहुंच जाना वाकई अजीब था। उसका सी ग्रेड एप्टीट्यूड तो सबको पता था। गु यू याओजी के शब्दों ने अन एल्डर्स को फिर से अपनी तरफ खड़ा कर दिया था। लेकिन जब फैंग युआन इतने शान से वापस आने की हिम्मत कर सकता था, तो जाहिर है उसने तैयारी कर रखी थी। सबकी नजरों के सामने उसने अपना सिर उठाया और हंसा। बुढ़िया, जो तुम जाना चाहती हो, क्या मैं तुम्हें बताने के लिए मजबूर हूं? लेकिन तुम्हारी पोती की मौत की अफसोसनाक खबर सुनकर मैं दया करके तुम्हें बता देता हूं। पिछले कुछ दिनों से मेन एल्डर चीलियन के मनों में क्लोज डोर कल्टीवेशन कर रहा था, रैंक 3 पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था। इस बात को एल्डर गु यू चीलियन खुद वेरीफाई कर सकते हैं। क्या? गु यू याओजी के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। दूसरे एल्डर्स भी CHAUE कर गए, उनके चेहरों पर तरह तरह के कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस आ गए। फौरन सबकी नजरें गु यू चीलियन पर जा टिकी, जिसका चेहरा उतरा हुआ था। चीफ एक्शन का हेड, जो गु यू क्लैन में 2 सबसे ताकतवर असरों में से एक था, अब इतना उदास दिख रहा था कि लग रहा था उसके चेहरे से पानी टपक पड़ेगा। लेकिन सबकी नजरों के सामने वो जानता था कि उससे एक एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी जवाब दिया, ये बात सच है। मैं गवाही दे सकता हूं कि फैंग युआन पिछले कुछ दिनों से मेरे मनों के एक सीक्रेट रूम में क्लोज डोर कल्टीवेशन कर रहा था। ये शब्द सुनते ही पूरी भीड़ में हंगामा मच गया। एल्डर्स में गहरा कंट्रोल था, वो अपना आपा नहीं खोटे दी और सीन क्रिएट नहीं करते थे। लेकिन कानाफूसी और बड़बड़ाहट बहुत हो रही थी। सोचो तो, गु यू चीलियान के फैंग युआन के साथ रिश्ते थे। फैंग युआन का एडवांसमेंट चीलियान से जुदा है? इसका चांस बहुत ज्यादा है। क्या लोगों ने अंदाजा नहीं लगाया था कि फैंग युआन के पीछे किसी का हाथ है? सोचो तो, वो चीफ एक्शन निकला। शायद फैंग युआन की तेज कल्टीवेशन की वजह चीफ एक्शन द्वारा यूज पर रिसोर्सेज लगाना है। फैंग युआन फैंग झेंग का बड़ा भाई है। एल्डर चीलियन के इस कदम का मतलब बहुत गहरा है। कुछ एल्डर्स डिस्कस कर रहे थे, जबकि कुछ एल्डर्स के दिमाग में तूफान उठ गया था। तो यह फैंग युआन कोई ऐसा जूनियर नहीं था जिसका कोई गाइड ना हो, उससे चीफ एक्शन की मदद हासिल है। हमें फ्यूचर में उससे सावधान रहना पड़ेगा। शुक्र है हमने बीच में दखल नहीं दिया और फैंग युआन और याओजी के झगड़े में नहीं कूदे। याओजी खतरे में है। वो एक ऐसे एल्डर से निपटना चाहती थी जिसका कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका बैकग्राउंड इतना सॉलिड निकलेगा। ये तो चीफ एक्शन है। गु यू याओजी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। जब उसने गु यू चीलियन को कंफर्म करते हुए सुना, तो वो झटके से एक कदम पीछे हटी। उसका पूरा शरीर हल्का सा कांप रहा था। एक अकेले एल्डर का सामना करना और चीफ एक्शन द्वारा सपोर्ट किए गए एक एल्डर का सामना करना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें थी। चैप्टर 154, गुस्से से खून की उल्टी। गु यू मो चेन का दिल बहुत भारी हो गया था। उसने फैंग युआन को अपने साथ शामिल करने का प्लान बनाया था, लेकिन फैंग युआन के एप्टीट्यूड की वजह से खुद को रोक लिया। लेकिन अब उसका पुराना दुश्मन गु यू चीलियन पहले हाई फैंग युआन से जुड़ चुका था। सारे सबूत इस तरफ इशारा कर रहे थे कि चीलियन 1 साल से भी ज्यादा समय से फैंग युआन को सपोर्ट कर रहा था। ए फ्लैट, उसके इन्वेस्टमेंट को इतना बड़ा इनाम मिला था और चीफ एक्शन को एक नया क्लैन एल्डर मिल गया था। भला उसका दिल भारी कैसे ना होता? लेकिन गंभीरता के अलावा मो चेन उलझन में भी था। वो गु यू चीलियन का पुराना दुश्मन था। बचपन से ही उनके बीच मुकाबला चलता आ रहा था। वो अपने दुश्मन को इतनी अच्छी तरह से समझता था कि उस ये तक पता था कि उसका दुश्मन किस रंग का अंडरवेयर पहनना पसंद करता है। लॉजिकली गु यू चीलियन को अब तक खुशियां मनानी चाहिए थी, मो चेन की तरफ तंजिया और घमंडी निगाहें डालनी चाहिए थी। लेकिन अभी उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसके साथ कोई अन्याय हुआ हो। ये बहुत अजीब था। आखिर उसके और फैंग युआन के बीच हुआ क्या था? उन दोनों के बीच किस तरह का समझौता हुआ था? गु यू मो चेन को कोई जवाब नहीं मिल रहा था। ये फैंग युआन, इसकी हिम्मत आसमान से भी बड़ी है। सोचो तो, इसने मुझे धमकाया। गु यू चीलियन का दिल गुस्से और हैरानी से भरा हुआ था। पिछली रात फैंग युआन चुपके से उसके पास आया था और
गु यू ची चेंग के झूठे एप्टीट्यूड के मामले को लेकर उस धमकाया था। हे भगवान, ये इतना बड़ा राज जो सिर्फ उस गु यू ची लियन और उसके पोते ची चेंग को पता था, इस बहरी आदमी फैंग युआन को कैसे पता चला? गु यू ची चेंग सिर्फ एक सी ग्रेट टैलेंट था, लेकिन ची फैक्शन के फायदे के लिए ची लियन को रिस्क लेना पड़ा और ची चेंग को बी ग्रेड दिखाने का नाटक करना पड़ा। अगर ये मामला सामने आ गया तो इसका ची फैक्शन पर असर अनजाना होगा। ची फैक्शन फैमिली हेड की ईमानदारी पर उसके धोखे की वजह से सवाल उठेंगे और इससे उसकी रेपुटेशन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। सबसे जरूरी बात, ची फैक्शन का वारिस सिर्फ एक सी ग्रेड है, इसका मतलब है कि ची फैक्शन का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं रहेगा। कौन इतना बेवकूफ होगा कि इस तरह के फैक्शन पर भरोसा करेगा? फैंग युआन का ये राज जानना ची फैक्शन की सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ने के बराबर था। जब फैंग युआन ने उस धमकाया, गु यू चीलियान ने लगभग खुद पर से कंट्रोल खो दिया था और मौके पर ही इस खतरे को खत्म करना चाहता था। लेकिन उसने जबरदस्ती खुद को रोका, क्योंकि उस नहीं पता था कि ये राज और किसके पास है और क्या फैंग युआन ने किसी को बताया है या किसी गुप्त जगह पर कोई कागजी सबूत छोड़ा है। पहले इससे शांत करो, सिचुएशन को समझो, फिर इससे खत्म कर दो। मैं इस खतरे को लटकता हुआ नहीं छोड़ सकता। उस वक्त यही उसकी सोच थी। लेकिन उसके अचानक बाद फैंग युआन ने अपनी रैंक 3 कल्टिवेशन दिखा दी। ची लियान एकदम हैरान रहने के साथ अपना प्लान बदलकर कोऑपरेशन पर आने के लिए मजबूर हो गया। रैंक 3 एक क्लैन एल्डर होता है और अगर उसने एक क्लैन एल्डर का खून कर दिया तो ये मामला भी धोखा देने जितना ही संगीन होगा। इसके अलावा एक रैंक 3 गु मास्टर के खिलाफ लड़ने में कुछ समय लगेगा और उससे पैदा होने वाला हंगामा से निपटना और भी मुश्किल होगा। फैंग युआन से पंगा लेने से ची फैक्शन को कोई फायदा नहीं होने वाला था, बल्कि रिस्क और भी बड़ा था। भले हाई फैंग युआन ने मुझे पकड़ रखा है, लेकिन एक साझा राज भी एक तरह का कोलैबोरेशन हाई है। आखिर में ची लियन खुद को समझाकर ही अपने दिल को तसल्ली दे पाया। फैंग युआन की धमकी इतनी अचानक थी, इसलिए वो ये नहीं बता सकता था कि फैंग युआन ने कितने सेफ्टी नेट्स लगा रखे हैं, इसलिए इसके साथ ही चलना पड़ा। लेकिन अब फैंग युआन ने बेखौफ होकर उससे इस मामले में घसीट लिया था, सारा ध्यान उसकी तरफ करवा दिया था। ये तो सीधे सीधे यूज बाली का बकरा बनाना था। लेकिन भले हाइगु यू चीलियान ये जानता था, वो कर भी क्या सकता था। इस बार फैंग युआन धीरे से फिर बोला, गु यू याओ जी, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल इस वक्त परेशान है। हाँ, तुम्हारी वो बी ग्रेड टैलेंट वाली पोती मर चुकी है और बिना किसी ठीक ठाक लाश के तुम्हारा मेडिसिन फैक्शन ऐप बिना वारिस के है। लेकिन मेरे जैसा एक सी ग्रेड टैलेंट रैंक 3 पर पहुंच गया, इसलिए तुम्हें बेचैनी और गुस्सा महसूस हो रहा है और तुम्हारा गुस्सा मुझ पर निकल रहा है। मैं समझता हूं। क्या कहा तुमने? गु यू याओ जी ने उंगली फैला कर देखा, उसके अंदर बेकाबू गुस्सा उठ रहा था। छोटे बदमाश, मैं तुम्हें बता रही हूं कि याओ ले मारी नहीं है। फैंग युआन जोर से हंसा, बेपरवाही से कंधे उचकते हुए, उसके जीने या मरने से मुझे क्या लेना देना। याओ जी, तुम्हें इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अचानक वो घुमा, गु यू याओ जी, अपनी पोती को ढूंढने के लिए तुमने सर्च पार्टीज बनाई और बहुत सारे इंसानी और मटेरियल रिसोर्सेज बर्बाद किए। इससे मुझे, यहाँ के क्लैन एल्डर्स को और यहाँ तक कि क्लैन लीडर को भी फर्क पड़ता है। गु यू याओ जी, तुम्हें मेडिसिन हॉल चलने देना, ये हमारे भरोसे की वजह से है। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेडिसिन हॉल के हीलिंग गु मास्टर्स को अपनी पोती को ढूंढने के लिए भेजे दिया और अनजख्मी और अपाहिज गु मास्टर्स को तकलीफ में छोड़ दिया। तुम बहुत मतलबी हो। याओ ले का बलिदान, ये वकाई क्लैन का नुकसान है। लेकिन तुमने हमारे नुकसान को और बढ़ा दिया। तुम हमारे मेडिसिन हॉल की क्लैन एल्डर बनने के लायक बिल्कुल नहीं हो। फैंग युआन के शब्द सीधे निशाने पर लगे, याओ जी की कमजोरी, उसके दर्द को कुरेदते हुए। लेकिन उसने जो कहा वो बिल्कुल सच था। फैंग युआन की बातें सुनकर कई क्लैन एल्डर्स चुपके से माथे पर बाल डालने लगे। किसके फैक्शन में लोग जख्मी नहीं थे? गु यू याओ जी के एक्शंस वकाई हद से ज्यादा थे। अपने हिसाब से गु मास्टर्स को भेजे रही थी और जरूरी काम पर ध्यान देने के बजाय अपनी पोती को ढूंढ रही थी। तुम गु यू याओ जी गुस्से से कांप रही थी। उसकी उंगली फैंग युआन की तरफ थी और वो एक लफ्ज भी नहीं बोल पा रही थी। उसकी ईम से आग बरस रही थी। उसके अंदर एक जबरदस्त ख्वाहिश उठ रही थी कि इस हरामी फैंग युआन का गला घूंट दे। फैंग युआन की निगाहें ठंडी और बेपरवाह थी। वो बिना किसी डर के उस घूर रहा था। वो उसका एहसान लौटा रहा था। गु यू याओ जी के पहले के शब्द सब सही थे और उन्होंने कई क्लैन एल्डर्स को फैंग युआन के एडवांसमेंट के राज के बारे में क्यूरियस कर दिया था, जिससे एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था।
फैंग युआन के शब्द भी वैसे हाइद और उनके पीछे रीजन था। वो क्लैन के रूल्स के सबसे ऊंचे पॉइंट पर खड़ा था, जिससे क्लैन एल्डर्स अनजाने में ही उससे डिफेंड करने लगे। क्लैन एल्डर्स के लिए क्लैन के रूल्स की रक्षा करना अपने इंटरेस्ट्स की रक्षा करने जैसा था। गु यू याओजी के इन दिनों के एक्शंस ने उनके इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया था। ये फैंग युआन, हरामी, कमीना कहीं का। गु यू याओजी कांप रही थी, उस नहीं पता था कि गु यू चिलियन भी गुस्से से उबल रहा था। फैंग युआन गु यू याओजी को हद से ज्यादा अफेंड कर रहा था, और उसकी नफरत का असर चीफ एक्शन पर भी पड़ेगा क्योंकि फैंग युआन अब उनका हिस्सा था। लेकिन सच्चाई ये थी कि चीफ एक्शन बेगुनाह था। क्या वो, गु यू चिलियन, एक बेवकूफ था? वो क्यों गु यू याओजी को अफेंड करेगा जो सबसे सीनियर थी और जिसके सबसे ज्यादा सोशल नेटवर्क थे? गु यू चिलियन अनजाने में ही अपने शरीर को सिकोड़ लिया, दिल ही दिल में प्रार्थना कर रहा था, काश दूसरे क्लैन एल्डर्स अपना ध्यान उसकी तरफ न करें। फैंग युआन ये जो कर रहा है, ये उसका अपना आइडिया है, इसका चीफ एक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फैंग युआन के अगले सेंटेंस ने उसके इस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। वो घूमा और क्लैन लीडर गु यू बो को रिपोर्ट किया, क्लैन लीडर, मुझे गु यू याओजी की मेडिसिन हॉल को लीड करने की काबिलियत पर शादीद शक है। मेरा सुझाव है, हम उनसे मेडिसिन हॉल क्लैन एल्डर का टाइटल वक्तान तौर पर छीन लें और उनका एक गहरा असेसमेंट करें। क्लैन का हर एक हीलिंग गु मास्टर हमारे लिए कीमती है, हम यूं इस तरह बर्बाद नहीं करने दे सकते, वरना सबसे ज्यादा नुकसान उन बहादुर गु मास्टर्स का होगा जो हमारे कीमती क्लैन के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ते हैं। थोड़ा रुककर उसने आगे कहा, मेरे इस सुझाव को एल्डर चिलियन भी पूरा सपोर्ट करते हैं। क्या? गु यू याओजी की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका रंग बदल गया। क्या? सारे क्लैन एल्डर्स हैरान रह गए। गु यू चिलियन का इस तरह का सीधा सादा रवैया सुनकर क्या इसका मतलब यह है कि वो याओजी से लंबे समय से नाखुश था और उसके पास जो बड़ी दौलत है उस पे उसकी नजर थी, वो भी उसमें से हिस्सा चाहता था? क्या? इस मामले से जुदा शख्स गु यू चिलियन लगभग अपनी सीट से उछाल हाय पड़ा। भला वो गुस्सा कैसे ना होता? वो फैंग युआन की हरकतों से पागल होने वाला था। इस फैंग युआन ने न सिर्फ गु यू याओजी को अफेंड किया था, बल्कि उस भी इस नाम में खींच लिया था। मेडिसिन फैक्शन के प्रति उसका असली पॉलिटिकल इरादा नजदीकी और कोऑपरेशन का था। लेकिन अब उसकी सारी कोशिशों पर फैंग युआन के एक सेंटेंस ने पानी फेर दिया था। फैंग युआन उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा था और उस नुकसान पहुंचा रहा था। उसके सामने ही इल्जाम लगाना, नुकसान पहुंचना और झूठी अफवाहें फैलाना। लेकिन वो गु यू चिलियन, महान चीफ एक्शन का फैमिली हेड, फैंग युआन के हाथों बंधक था और उसके पास पलट कर वार करने का कोई रास्ता नहीं था। ओ, एल्डर चिलियन, आप इससे सपोर्ट करते हैं? गु यू बो की निगाहें चमकी जब उसने पूछो। गु यू चिलियन ने अपने दांत पीस लिए, धीरे से उठा। उसने अपनी गर्दन अकड़ा ली, फैंग युआन को देखने की इच्छा को दबाते हुए। यूज डर था कि वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाएगा। इस पॉइंट पर वो फैंग युआन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था और सिर्फ शो को जारी रख सकता था। याओजी का टाइटल छीन, यह सिर्फ फैंग युआन का आइडिया है। वुल्फ टाइड के खतरे के बीच अचानक लोग बदलना ठीक नहीं है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि एल्डर याओजी अपनी पर्सनल फीलिंग्स की वजह से हीलिंग गु मास्टर्स के रोल से भटक गई हैं। अगर ये कोशिशें सही जगह लगाई जाती तो इससे हमारे क्लैन का नुकसान काफी हद तक कम हो जाता। ये कहते हुए उसका दिल रो रहा था। वो फैंग युआन की कही हुई बात पर बिल्कुल अमल नहीं करेगा क्योंकि उसके अपने इंटरेस्ट थे। इन शब्दों को कहने में उसने फैंग युआन और याओजी के बीच बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन इतना होने के बाद भी जब उसने अपनी बात खत्म की, उस एक थंप की आवाज सुनाई दी। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि गु यू याओजी ने अपने शादीद गुस्से से खून की उल्टी कर दी थी और पीठ के बाल गिर पड़ी थी। सब खत्म हो गया। मैंने याओजी को पूरी तरह से अफेंड कर दिया है। इस पल गु यू चिलियन को लगा जैसे वो एक खाई में गिर गया हो। उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा हो गया। लॉर्ड याओजी, कोई है, जल्दी से उन्हें चेक करो। वो बस बेहोश हुई हैं, कोई इमरजेंसी नहीं है। लॉर्ड याओजी 3 दिन और 3 रातों से बिल्कुल नहीं सोई हैं, उनका शरीर और दिमाग थक चुका है और उन्हें आराम की जरूरत है। हॉल में अफरा तफरी मच गई, लेकिन धीरे धीरे शांति हो गई। गु यू याओजी को एक स्ट्रेचर पर ले जाया गया। वो पहले से ही बुद्धि थी और इतने दिनों से चिंता में थी। एक कमजोर दिल के साथ अब जब फैंग युआन और चिलियन दोनों ने उन्हें ट्रिगर किया, उनके दुख को और बढ़ते हुए, ये कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वो बेहोश हो गईं। लॉर्ड याओजी ने मेडिसिन हॉल को इतने सालों तक लीड किया है,
उन्होंने इतनी मेहनत की है, वो सच में थक गई हैं। उन्हें आराम करने देना उनके अपने भले के लिए है। ए फ्लैट जब वो बेहोश हैं, मेडिसिन हॉल बिना लीडर के नहीं रह सकता। मेरा सुझाव है कि हम फैंग युआन को इसकी जिम्मेदारी दे दें, गु यू चिलियान ने अचानक कहा। ये बूढ़ा आदमी अपनी सीट के सामने खड़ा था। गु यू याओजी को लजाते हुए देखकर उसकी आंखें ठंडी चमक रही थीं। जब उसने यूज अफेंड कर ही दिया था, तो क्यों ना पूरा रास्ता तय करें और गलती को जारी रखें। मेडिसिन फैक्शन के बदले से बचने के लिए बेहतर होगा कि उन्हें पूरी तरह दबा दिया जाए। यह है सत्ता में बैठे एक शख्स का, पॉलिटिक्स के एक एक्सपर्ट का हौसला और समझदारी। हॉल में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। याओ ले की मौत, याओ जी का पतन, ये दिखा रहा था कि मेडिसिन फैक्शन का गिरना तय था। पॉलिटिक्स की बेरहमी वुल्फ टाइड से भी ज्यादा बेदर्द होती है। फैंग युआन भी शांत था। यूज मेडिसिन हॉल का क्लैन एल्डर बनाने देना है, गु यू चिलियान ये सिर्फ ऐसे ही कह रहा था। एक नए नए बने नौजवान क्लैन एल्डर को इतनी जरूरी जिम्मेदारी देना। शायद अगर सारे क्लैन एल्डर्स और क्लैन लीडर रिटार्ड होते तो ऐसा हो जाता। गु यू चिलियन का ये जानबूझकर कहना इसका गहरा मतलब था। जैसा कि उम्मीद थी, अगले हाईपैल गु यू बो ने ऐलान किया, मेडिसिन हॉल का रोल वक्तान तौर पर एल्डर ची जोंग संभालेंगे। फैंग युआन की कल्टीवेशन वकाई रैंक 3 तक पहुंच गई है, इसलिए क्लैन के रूल्स के मुताबिक वो भी क्लैन एल्डर का रोल निभाएगा। ये खबर फैला दो और पूरे गांव को जश्न मानने दो। ये कहकर गु यू बो उठा और चला गया। मुबारक हो, मुबारक हो। क्लैन लीडर के जाने के बाद सारे एल्डर्स फैंग युआन की तरफ आए, अपने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए। फैंग युआन ने भी हाथ जोड़े, एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ जवाब देते हुए। चैप्टर 155 उधार। मुबारक हो, मुबारक हो। एल्डर फैंग युआन, आप यंग और प्रॉमिसिंग हैं। आप निश्चित रूप से नई पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल हैं। हाँ, हम सच में एल्डर फैंग युआन की शानदार कारकर्दगी का इंतजार कर रहे हैं जब हम आगे साथ काम करेंगे। एल्डर्स के ग्रुप ने फैंग युआन को घेर लिया और रस्मी बातें करने लगे। एकेडमी एल्डर भीड़ के किनारे पर खड़ा था, उसका एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड था जब वो फैंग युआन को देख रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि फैंग युआन एक एल्डर बनेगा। उसकी क्लास में उससे सबसे ज्यादा उम्मीद फैंग झेंग से थी और फिर ची चेंग और मो बेई से। लेकिन ये सोचना कि सबसे पहले सफलता पाने वाला असल में फैंग युआन था। मेरी ये छोटी मोटी सफलता एल्डर्स से कैसे कंपेयर की जा सकती है? मुझे आज की सफलता के लिए क्लैन की शिक्षाओं का शुक्रिया अदा करना है। एकेडमी एल्डर, मैंने आपके शब्दों को हमेशा अपने दिल में बसाया है। फैंग युआन के चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी और वो बहुत विनम्रता और समझदारी से बोला। एकेडमी एल्डर ने नहीं सोचा था कि ये लड़का खुद से आगे बढ़कर उससे सलाम करेगा। वो एक पाल के लिए ब्लैंक हो गया, फिर उसके चेहरे पर एक संतुष्ट एक्सप्रेशन आ गया। लगता है इन सालों में तुम काफी मैच्योर हो गए हो, एल्डर फैंग युआन। ऐसे ही काम करते रहो, मुझे तुम्हारी सफलता पर गर्व है। क्लैन को तुम जैसे नए खून की जरूरत है। फैंग युआन ने दिल से एकेडमी एल्डर का फिर से शुक्रिया अदा किया और दूसरे एल्डर्स को भी जवाब दिया। अपने 500 साल के एक्सपीरियंस के साथ ऐसा एक्ट करना बहुत आसान था। उसके पास एक सलीका था, उसके शब्द नरम थे और उसका रवैया विनम्र था, जिससे सुनने वाले सभी लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बाहर की हवा में नहाए हों। गु यू चिलियान इस सीन को बेपरवाही से देख रहा था, लेकिन जितना ज्यादा वो ऑब्जर्व कर रहा था, उतना ही ज्यादा वो डर रहा था। यह फैंग युआन जानता था कि सिचुएशन से कैसे डील करना है, और उसका हर एक जुमला और लफ्ज ऐसे था जैसे किसी तजुर्बेकार आदमी ने बोला हो। क्या वो सच में सिर्फ अपनी टीन्स में था? क्या वो एक पैदाइशी पॉलिटिशियन हो सकता है? एकेडमी एल्डर भी हैरान था। उसने एकेडमी के दिनों के बारे में सोचा। फैंग युआन इतना बागी था, यहां तक कि अपने क्लासमेट का भी फायदा उठाता था। उससे इस वजह से अनागिनत सिर दर्द हुए लेकिन अब का फैंग युआन बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। इसके विपरीत गु यू मो चेन फैंग युआन के बिहेवियर से हैरान नहीं था। आखिरकार वो फैंग युआन की चालों का स्वाद पहले ही चख चुका था। अभी जब वो फैंग युआन के संस्कारी और नर्म बिहेवियर को देख रहा था, जो भीड़ का केंद्र बन गया था, वो बार बार अफसोस कर रहा था कि गु यू चिलियान ने एक बड़ा दाव खेला था। बातचीत कुछ देर तक चलती रही, लेकिन चाहे एल्डर्स के दिमाग में जो भी विचार वहां मौजूद लोग फैंग युआन को एक नई नजर से देखे बिना नहीं रह सके। वो लगातार अफसोस कर रहे थे कि अफवाहें सच में कितनी झूठी होती हैं। आखिर में फैंग युआन ने कुछ एल्डर्स के इनविटेशंस को सलीके से माना कर दिया और क्लैन हेड के पवेलियन से गु यू चिलियन के साथ मुस्कुराते हुए निकल गया। HMPH, अब खुश हो?
गु यू याओजी को नीचे गिराने के बाद तुमने मेरी चीफ एक्शन को भी मुसीबत में डाल दिया। जब वो स्टडी रूम में पहुंचे, ची लियन और प्रिटेंड नहीं कर सका और उसके चेहरे की मुस्कान गुस्से में बदल गई। फैंग युआन उसके सामने बैठा था और आराम से मुस्कुराया। तुम्हें इसके लिए मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। गु यू याओजी नीचे आ गई है, ये तुम्हारी चीफ एक्शन के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। गु यू ची लियन की निगाहें चमकी। HMPH, नौजवान, तुम्हारे विचार बहुत सीधे हैं। ची जोंग मेरे चीफ एक्शन का मेंबर है लेकिन उसकी पत्नी याओ फैक्शन से है। क्लैन हेड ने यूज टेम्पररी मेडिसिन हॉल एल्डर इसलिए बनाया है क्योंकि वो मेरे ची और याओ फैक्शन के बीच के इंटरनल झगड़े को बैलेंस करना चाहते हैं। तुम्हें ची चेंग के मामले के बारे में कैसे पता चला? आखिर में गु यू ची लियान ने अचानक ये पूछा। उसने फैंग युआन को एक बाज की तरह तेज निगाहों से देखा। फैंग युआन ने बेपरवाही से अपने कंधे उचकाए और कहा, बूढ़े आदमी, मेरे पास अब ज्यादा प्राइमेवल स्टोन्स नहीं बचे हैं, मुझे 3000 प्राइमेवल स्टोन्स दो। बैंग! गु यू ची लियान ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। उसने अपनी आवाज नीची की ओर दहाड़ा। फैंग युआन, ये मत सोचना कि सिर्फ यूएस राज को जानकर तुम मेरी चीफ एक्शन से वसूली कर सकते हो। मैं बूढ़ा हो गया हूं और ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा, तो ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी जान दे दूंगा। HMPH, मेन कोऑपरेशन एक्सेप्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं बिल्कुल भी कोई धमकी नहीं सहूंगा। आज जो हुआ वो मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। अगर तुम बेपरवाही से दुश्मन बनाओगे और मेरी चीफ एक्शन को अपनी मुसीबत में घसीटोगे, तो तुम पछताओगे। तुम्हें सच में लगता है कि वो राज मेरी पूरी चीफ एक्शन को बर्बाद कर सकता है? इतने भोले मत बानो। फैंग युआन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें भूत जैसी थी जब उसने गु यू ची लियन को डांटना जारी रखने दिया। जब गु यू ची लियन ने टेबल पर हाथ मारा था, उसका ऑरा एक शेर की तरह हैरान करने वाला था, लेकिन जैसे जैसे वो बोलता गया, उसका ऑरा कमजोर पड़ता गया और आखिर में वो एनर्जी की कमी में दिखने लगा, कॉन्फिडेंस की कमी दिखाते हुए। जब उसने बोलना बैंड कर दिया तभी फैंग युआन आराम से मुस्कुराया और कहा, बूढ़े आदमी, इतना गुस्सा मत हो। मुझे हाल ही में सच में पैसों की कमी है और मैं ये 3000 प्राइमेवल स्टोन्स मुफ्त में नहीं मांग रहा हूं, मैं सिर्फ उधार ले रहा हूं। मैं इसके लिए लोन की रसीद भी साइन कर सकता हूं। गु यू ची लियान ने HMPH किया। वो धीरे से बोला, तुम्हें प्राइमेवल स्टोन्स की कमी नहीं होगी। तुम अभी अभी एक एल्डर बने हो और क्लैन द्वारा एल्डर्स को दिए जाने वाले स्पेशल ट्रीटमेंट के बारे में नहीं जानते। जब तक तुम एक एल्डर हो, तुम्हें हर हफ्ते 100 प्राइमेवल स्टोन्स मिलेंगे। ये वो अमाउंट है जो तुम्हें आम दिनी में मिलता है, लेकिन क्योंकि ये वुल्फ टाइड का समय है, तुम्हें अलाउंस के तौर पर 300 प्राइमेवल स्टोन्स मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, तुम एक रैंक 3 गुवम भी मुफ्त में ले सकते हो। इसी तरह क्लैन के रैंक 1 से रैंक 3 के रेसिपीज भी तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। तुम अपनी पसंद का कोई भी रेसिपी चुन सकते हो और अपना रैंक 3 गू वर्म रिफाइन कर सकते हो। और भी प्रिविलेजेस हैं, जैसे आम गू मास्टर्स सिर्फ एक पत्नी रख सकते हैं, लेकिन एक एल्डर एक पत्नी और 2 कॉन्क्यूबाइंस रख सकता है। तो ये बात है। फैंग युआन ये जानता था, लेकिन उसने ऐसे दिखाया जैसे उसने ये पहली बार सुना हो। लेकिन भले ही ऐसा हो, मैं फिर भी 3000 प्राइमेवल स्टोन्स उधार लेना चाहता हूं। तुम भी जानते हो कि मैं अभी अभी रैंक 3 पर एडवांस हुआ हूं। एक रैंक 3 गू वर्म को रिफाइन करने में बहुत सारे प्राइमेवल स्टोन्स खर्च होते हैं, फैंग युआन ने सच्चाई से कहा। गु यू ची लियान ने इस बार सोचा। उसने सोचा, फैंग युआन की एल्डर की हैसियत के साथ वो इतना आगे नहीं बढ़ेगा कि अपना कर्ज ना चुकाए। क्या उस अपनी रेप्यूटेशन नहीं चाहिए? अगर बाय चांस वो वुल्फ टाइड में मर गया, तो क्या मेरे 3000 प्राइमेवल स्टोन्स बेकार नहीं जाएंगे? रुको, क्या ये बेहतर नहीं होगा अगर वो मर जाए? हम ची चेंग के एप्टीट्यूड के मामले को छुपाना जारी रख सकते हैं, लेकिन उसे ये राज कैसे पता चला? क्या कोई और भी है जो इसके बारे में जानता है? बेहतर होगा कि मैं उस पहले पैसे दे दूं और उसका ध्यान कम कर दूं, तब मैं उसका राज जान पाऊंगा। जब उसने यहां तक सोचा, गु यू ची लियान ने और जिद नहीं की और तुरंत एक ब्रश और कागज निकाल लिया। फैंग युआन ने लोन की रसीद लिखी और अपने अंगूठे का निशान लगाया। गु यू ची लियान ने अपने बटलर को बुलाया और कुछ ऑर्डर्स दिए। जल्द ही प्राइमेवल स्टोन से भरे कई मनी बैग्स लाए गए। फैंग युआन ने हर मनी बैग को तोला और कोई प्रॉब्लम नहीं पाई। सच में इन प्राइमेवल स्टोन्स की जरूरत थी। उसने मन बीस्ट लाइफ बैरियल गू को रिफाइन करने में अपनी लगभग सारी सेविंग्स खर्च कर दी थी। यह 3000 प्राइमेवल स्टोन्स एक समय पर मिली मदद मानी जा सकती है। वो अभी अभी रैंक 3 पर एडवांस हुआ था। एक रैंक 3 गू वर्म रिफाइन करने की जरूरत थी।
तभी वो सच में एक रैंक 3 गू मास्टर की लड़ाई और बचने की क्षमता हासिल कर सकता था। उसके पास इस बारे में पहले से ही एक मोटा मोटा प्लान था। 3000 प्राइमेवल स्टोन्स शायद काफी ना हो, लेकिन इसकी कोई जल्दी नहीं थी और चीफ एक्शन उसके लिए एक बड़ा मनी फार्म होगा। इस बार उसने जो प्राइमेवल स्टोन्स उधार लिए थे वो सिर्फ शुरुआत थी। अगर एक बार हुआ तो दो बार भी होगा। पहली बार मुश्किल होता है लेकिन बाद में आसान हो जाता है। जहां तक कर्ज चुकाने की बात है, ही इन प्राइमेवल स्टोन्स को लेने के बाद फैंग युआन को जाने की जल्दी नहीं थी, बल्कि मुस्कुराते हुए बोला, मुझे एक और चीज उधार लेनी है। हद पार मत करो। गु यूचिलियन का चेहरा गंभीर था, लेकिन आखिर में उसने फिर भी कहा, बोलो, क्या है? क्लेंजिंग वाटर गु। फैंग युआन की ईर्द सिकुड़ गई जब उसने साफ साफ कहा। कारवां में पहले एक क्लेंजिंग वाटर गु बिकने के लिए था, और अगर आप सोचे कि इस गु को खरीदने की सबसे ज्यादा संभावना किसकी थी, तो वो गु यूचिलियानहाय होगा। उसने अपने पोते के अपचर को नर्चर करने और उसकी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्राइमेवल एसेंस का इस्तेमाल किया था। इससे अपचर में मिक्स्ड ऑरर्स आ गए थे, जिन्हें क्लेंजिंग वाटर गु से प्यूरिफाई करने की जरूरत थी। ये नामुमकिन है। गु यूचिलियान ने सख्ती से माना कर दिया। उसने सच में वो क्लेंजिंग वाटर गु खरीदा था, लेकिन उसने ये गु अपने पोते गु यूची चेंग के लिए तैयार किया था। अगर वो उस दोबारा खरीदना चाहता तो वो सिर्फ किस्मत पर निर्भर कर सकता था। इतनी जल्दी माना मत करो। फैंग युआन हंसा, मुझे तुम पर विश्वास है लॉर्ड गु यूचिलियान, चीफ एक्शन के हेड। तुम जानते हो कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्लेंजिंग वाटर गु या चीफ एक्शन की रेपुटेशन? गु यूचिलियन का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। उसके आसपास का ऑरा ठंडा हो गया जब उसने फैंग युआन को गुस्से से देखा, दांत पीसते हुए। फैंग युआन, समझ लो कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, महान चीफ एक्शन के हेड को ब्लैकमेल कर रहे हो। नहीं नहीं, यह ब्लैकमेल नहीं है, ये एक डिस्कशन है। मैं सिर्फ क्लेंजिंग वाटर गु उधार ले रहा हूं और फ्यूचर में तुम्हें एक नया लोटा दूंगा। मैं इसके लिए भी लोन की रसीद साइन कर सकता हूं। फैंग युआन हंसा, लेकिन उसका लहजा सख्त था और उसने अपना पक्का इरादा दिखा दिया। सोचना भी मत। चीलियन का रवैया भी सख्त था। डॉट 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 डॉट। 1 घंटे बाद फैंग युआन ची फैमिली मैनर से 3000 प्राइमेवल स्टोन्स और एक क्लेंजिंग वाटर गु के साथ बाहर निकला, और गु यूचिलियान स्टडी रूम में बैठा था, टेबल पर फैंग युआन द्वारा लिखी गई 2 रसीदों को देख रहा था। उसके दिल में बेइज्जती एक उफनती नदी की तरह थी जो अनंत रूप से बह रही थी। फैंग युआन के पास चीफ एक्शन की कमजोरी थी जिसने चिलियन को एक बेहद पैसिव सिचुएशन में डाल दिया था, इसलिए उसकी जीत लाजमी थी। 3 दिन बाद फैंग युआन बिस्तर पर क्रॉस लेग्ड बैठा था। उसके चेहरे पर सफेद रोशनी चमक रही थी। सफेद रोशनी का एक गोला हवा में तैर रहा था। फ्यूजन प्रोसेस अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच गया था। फैंग युआन ने अपने कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करके यूएस रोशनी के गोले को मेंटेन किया और यूएस में प्राइमेवल स्टोन्स डाले। रोशनी का गोला अचानक गायब हो गया और एक बिल्कुल नया गु वर्म उड़कर फैंग युआन की हथेली में आ गया। उसका अपीयरेंस एक बड़े लेडीबग जैसा था। उसका आधा गोल दूधिया सफेद कैरपेस काले धब्बों से सजा हुआ था। ये काफी बड़ा था, लगभग एक एडल्ट की मुट्ठी के साइज का। रैंक 3 स्काई कैनपी गु। आखिरकार ये सफल हो गया। फैंग युआन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। यह इस फ्यूजन की उसकी दूसरी कोशिश थी। स्काई कैनपी गु रैंक 2 व्हाइट जेड गु और एक एक्वा डिफेंस गु के फ्यूजन से रिफाइन किया गया था। पहली कोशिश में फैंग युआन ने वाटर शील्ड गु और व्हाइट जेड गु का इस्तेमाल किया था, लेकिन फ्यूजन फेल हो गया, जिसके नतीजे में वाटर शील्ड गु मर गया। इस बार उसने जो एक्वा डिफेंस गु इस्तेमाल किया था वो उसने अपने बैटल मेरिट से एक्सचेंज किया था। लेकिन ये स्काई कैनपी गु फैंग युआन का पहला रैंक 3 गु वर्म नहीं था। उसका पहला रैंक 3 गु वर्म यूज सीधे क्लैन से मिला था। रैंक 3 पर एडवांस होने और एल्डर बनने के बाद क्लैन उन्हें एक रैंक 3 गु वर्म देता था। फैंग युआन ने इस मौके का फायदा उठाकर एक थंडरविंग्स गु चुना। यह गु एल्डर्स द्वारा एक फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ को मारने के बाद जीत के माल के तौर पर मिला था। इसकी क्षमता एक थंडरविंग्स की जोड़ी बनाने की थी और गु मास्टर्स को थोड़ी देर के लिए उड़ने की क्षमता देने की थी। थंडरविंग्स गु की मदद से मूवमेंट में सुधार के साथ फैंग युआन की आखिरी कॉम्बैट कमजोरी भी ठीक हो गई थी। चैप्टर 156 डिजिटल शेड रेसिपी, फ्लावर वाइन का राज। लॉर्ड फैंग युआन, सीक्रेट रूम इस तरफ है, प्लीज अंदर आइए। अंधेरे डरावने टनल में एक रैंक 2 का बूढ़ा गु मास्टर आगे आगे चल रहा था, फैंग युआन को रास्ता दिखाते हुए।
वो सीक्रेट रूम जिसमें क्लैन के सभी गू वर्म कॉम्बिनेशन रेसिपीज रखे ज्यादा दूर नहीं था। फैंग युआन रैंक 3 पर एडवांस हो गया था, इसलिए उसके स्टेटस में 180 डिग्री का बदलाव आ गया था। क्लैन में रखे सभी फ्यूजन रेसिपीज जब तक वो रैंक 4 या 5 के रेसिपीज ना हो, उसके पास उन्हें देखने का अधिकार था। अगर कोई रैंक 1 या 2 का गू मास्टर होता तो रेसिपीज देखने के लिए उन्हें प्राइमेवल स्टोन्स देने पड़ते या मेरिट पॉइंट्स से एक्सचेंज करना पड़ता। यह सीक्रेट रूम गांव के बेसमेंट में था, एक बहुत ही छिपी हुई जगह पर। अगर गांव बर्बाद भी हो जाए तो यह सीक्रेट रूम फिर भी बचा रहेगा। उस समय गू यू क्लैन के संस्थापक, पहली पीढ़ी के क्लैन लीडर ने इस जमींदोज गुफा के अंदर एक प्राइमेवल एसेंस का झरना ढूंढा था, इसलिए उन्होंने अपना गांव यहां बनाने का फैसला किया। क्लैन लीडर्स द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी विकास और वृद्धि के बाद गू यू क्लैन की जमींदोज गुफा गू यू क्लैन का सीक्रेट बेस बन गई थी। आमतौर पर आम गू मास्टर्स को इस जगह पर आने का अधिकार नहीं था। सिर्फ क्लैन एल्डर्स, क्लैन लीडर और डार्क हॉल के गू मास्टर्स जो इस जगह की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे, उन्हें यहां ये अधिकार था। कई गू मास्टर्स अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार यहां आए थे। वो था अवेकनिंग सेरेमनी के दौरान, जब नौजवान प्राइमेवल स्प्रिंग के समुद्र में आते थे अपने अपच को जगने की उम्मीद में। इसके अलावा जब तक कोई खास वजह ना हो, इस जमींदोज गुफा में प्रवेश सभी लोगों के लिए वर्जित है। यहां तक कि इस जगह की रक्षा करने वाले गू मास्टर को भी बहुत सोच विचार के बाद चुना जाता है। आखिरकार इस जमींदोज गुफा में प्राइमेवल स्प्रिंग पूरे गू यू गांव की नींव है। स्प्रिंग के केंद्र से बड़ी मात्रा में प्राइमेवल स्टोन्स पैदा होते हैं और वो पूरे क्लैन के गू मास्टर कल्टिवेशन को सस्टेन करते हैं। टनल में 2 जोड़ी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। दूर से नदी के बहते पानी की आवाज आ रही थी। वो गुफा में जमींदोज नदी थी। एक पल बाद रास्ता दिखाने वाला गू मास्टर फैंग युआन को एक पत्थर के दरवाजे तक ले आया। उसने अपने पेट पर थपकी दी और एक गू वर्म उसके अपचे से बाहर निकला। चिंगारियां उड़ते हुए वो पत्थर के दरवाजे से टकराया। पत्थर के दरवाजे की सतह पर लहरें उठी, जैसे पानी में पत्थर फेंका गया हो। जल्द ही पत्थर की दीवार चमकी और धीरे धीरे गायब हो गई, पीछे के सीक्रेट रूम को दिखाते हुए। सीक्रेट रूम का साइज काफी छोटा था, सिर्फ 666 2/3 ऑफ अ स्क्वायर मीटर का। हर कुछ कदम पर एक पत्थर की टेबल थी जो आधे आदमी की ऊंचाई की थी। दर्जनों पत्थर की टेबल्स पर एक सफेद जड़े की प्लेट राखी थी और यूएस प्लेट पर एक गू वर्म चुपचाप आराम कर रहा था। यह गू वर्म्स हर तरह के रंगों के लगभग एक मुट्ठी के साइज के। उनका अपीयरेंस बहुत मिलता जुलता था, जैसे रेशम के कीड़े। उनके सिर पर डू कॉम्पाउंड एनी थिन जैसे मधुमक्खियों या ड्रैगन फ्लाइज की ये रंग बिरंगी थी और चमकदार कांच जैसी दिखती थी। लेकिन सतह नर्म नहीं थी, बल्कि एक कीड़े के शेल की परत से ढकी हुई थी और यूएस शेल में सुनहरी चमक भी थी। लॉर्ड फैंग युआन, ये आपका सीक्रेट रूम में पहली बार आना है, इसलिए मैं समझा देता हूं। यह रैंक 2 डिजिटल शेड गू हैं, सभी में रेसिपीज रिकॉर्ड की हुई हैं। डिजिटल शेड गू वॉर्म्स में लगभग सभी रैंक 1 रेसिपीज मिल जाएंगी। जहां तक लाल काले रंग के गू की बात है, उनमें रैंक 2 रेसिपीज हैं। सफेद में रैंक 3 रेसिपीज हैं और नारंगी में रैंक 4 रेसिपीज। और रैंक 5 वो सबसे बीच में रखे बैंगनी डिजिटल शेड गू वॉर्म्स में हैं। उसके पास बूढ़े गू मास्टर ने ठीक से इंट्रोड्यूस किया। डिजिटल शेड गू एक रिकॉर्डिंग टाइप का गू वर्म था, सिर्फ एक कदम आगे एडवांसमेंट में, और ये रैंक 3 फोटो ऑडियो गू बन जाता। फोटो ऑडियो गू रिफाइन होने के बाद वो न सिर्फ एक रिकॉर्डिंग स्टोर कर सकता था, बल्कि आवाजों को भी रिकॉर्ड कर सकता था। पत्थर के दरार वाले सीक्रेट केव में फ्लावर वाइन मोंक ने एक फोटो ऑडियो गू का इस्तेमाल करके फैंग युआन को इनहेरिटेंस की डिटेल्स बताई थी। लेकिन रेसिपीज रिकॉर्ड करने के लिए आवाजों की जरूरत नहीं होती, इसलिए डिजिटल शेड गू काफी था। फ्यूजन रेसिपीज ये बहुत कीमती थे। उन्हें आम बांस के कागज पर रिकॉर्ड करने से अगर वो चोरी हो गए तो न सिर्फ वो गू यू क्लैन के स्पेशल गू वॉर्म्स रिफाइन कर सकते थे, बल्कि ये क्लैन की इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा लीक भी था। दुश्मन को जानने से लड़ाइयां आसान हो जाती हैं और तजुर्बेकार गू मास्टर्स रिफाइनमेंट रेसिपी से एक गू वर्म की ताकत और कमजोरियों के बारे में जान सकते हैं। एक बार ये लीक हो गया तो एक क्लैन के लिए नुकसान बहुत बड़ा होगा। फ्यूचर में जब वो लड़ेंगे तो इस क्लैन के गू मास्टर्स गू वॉर्म्स में भी डिसएडवांटेज में हो सकते हैं। इसलिए रेसिपीज को सख्ती से कंट्रोल किया जाता था और रैंक्स के हिसाब से क्लासिफाई करके ठीक से स्टोर किया जाता था। डिजिटल शेड गू रिफाइन करना आसान था और इसकी लागत कम थी, इसलिए ये रेसिपीज को कंटेन करने का एक आम तरीका था। लॉर्ड फैंग युआन, ये सभी डिजिटल शेड गू सीक्रेट हॉल क्लैन एल्डर के हैं।
लेकिन यह आपको प्राइमेवल एसेंस इस्तेमाल करने और उन्हें ब्राउज करने से नहीं रोकेगा। बस आपकी अभी की आइडेंटिटी के साथ आप रैंक 4 और 5 के रेसिपीज ब्राउज नहीं कर सकते। दो और बातें हैं। सीक्रेट रूम क्लैन का रेड जोन है, यहां आपकी हर हरकत पर गुप्त रूप से पूरी नजर रखी जाती है। हर दिन आप यहां सिर्फ 15 मिनट तक रह सकते हैं। समय पूरा होने पर आपको जाना होगा, गू मास्टर ने बोलना जारी रखा। मैं समझ गया। फैंग युआन ने इससे हिले। लॉर्ड फैंग युआन, इस अधीनस्थ को अंदर आने का अधिकार नहीं है, इसलिए मैं दरवाजे पर इंतजार करूंगा। समय पूरा होने पर मैं आपको बाहर ले आऊंगा, बूढ़े आदमी ने झुककर कहा। फैंग युआन सीक्रेट रूम में चला गया। जैसे ही वो अंदर गया, पत्थर का दरवाजा वर्चुअल से सॉलिड हो गया, यूज रूम में अकेला फंसाकर। सीक्रेट रूम में चलते हुए शांति थी। उसके कदमों की गूंज दीवारों से टकरा कर सुनाई दे रही थी क्योंकि आसपास की दीवारों में वाटर लाइट गू थे। उनके शरीरों से एक रोशनी निकलती थी, पानी की तरह लहराती हुई, रोशनी और छाया के बीच बदलती हुई, परत दर परत अनंत रूप से चमकती हुई। फैंग युआन ने एक लाल काले रंग का गू वर्म उठाया और उसमें अपना व्हाइट सिल्वर प्राइमेवल एसेंस डाला। तुरंत ही डिजिटल शेड गू की कॉम्पाउंड ईन से रोशनी की 2 किरणें निकली। उसने गू को ऊपर उठाया और ईनू को टेबल पर राखी सफेद जड़े की प्लेट पर पॉइंट किया। रोशनी की 2 किरणें सफेद जड़े की प्लेट से टकराईं और कुछ उतार चढ़ाव के बाद शब्द दिखने लगे। ये मून्स का गू को रिफाइन करने का रेसिपी था। पहले इसने मून्स का गू की खूबियां बताईं, जो थी अटैक डिस्टेंस में बढ़ोतरी, मूनलाइट गू से दुगनी कमजोरी, सप्पा अटैक था। आगे रिफाइनमेंट रेसिपी था। मून्स का गू, मूनलाइट गू और स्का रॉक गू को फ्यूज करके रिफाइन किया जाता है। इसके बाद इस गू को रिफाइन करने के लिए जरूरी पॉइंट्स द सबसे जरूरी बात यह थी, अगर रिफाइनमेंट के दौरान कुछ जड़े पत्थर मिलाया जाए या इसे एक ऐसी रात में किया जाए जब मूनलाइट भरपूर हो और उससे एक्सपोज किया जाए, तो सफलता का चांस ज्यादा होगा। आखिर में ये अनगू मास्टर्स के एक्सपीरियंसेस द जिन्होंने इस गू को फ्यूज करने की कोशिश की थी। इसमें सबसे ज्यादा कंटेंट था, लगभग 10,000 शब्दों तक। फैंग युआन ने एक नजर डाली और कुछ चीजें दिल में याद कर ली। ये आखिरकार अनागिनत लोगों के एक्सपेरिमेंट्स और कोशिशों का नतीजा था और अनागिनत कोशिशों से जमा किया गया एक्सपीरियंस था। कुछ इन्फॉर्मेशन फैंग युआन को भी नहीं पता थी। आखिरकार मूनलाइट गू गू यू क्लैन का एक यूनिक गू है। अपनी पिछली जिंदगी में वो कभी क्लैन एल्डर नहीं बना था या यहां रेसिपीज ब्राउज करने नहीं आया था। समय सीमित था, इसलिए फैंग युआन ने जल्दी से एक नजर डाली और डिजिटल शेड गू को उसकी जगह पर वापस रख दिया, फिर ऑब्जर्व करने के लिए एक सफेद रंग का गू उठाया। सफेद डिजिटल शेड गू में रैंक 3 के फ्यूजन रेसिपीज थे। ज्यादातर रेसिपीज फैंग युआन को सूट नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें मूनवर्ल या मून्स का गू जैसे गू वॉर्म्स बेस के तौर पर चाहिए थे। फैंग युआन ने ध्यान से नहीं देखा। समय बचाने के लिए उसने तेजी से नजर डाली। उसने पहले मूनलाइट गू को लिटिल लाइट गू के साथ फ्यूज करके मूंगलो गू बनाया। इस बेसिस पर सिर्फ 3 रिफाइनमेंट रेसिपीज इस्तेमाल करने लायक थे। पहला था रैंक 3 गोल्डन मून, जिसमें वही 10 कदम की शूटिंग डिस्टेंस थी, लेकिन अटैक पावर एक बार फिर बढ़ गई थी। एक बार शूट करने पर सुनहरे रंग का चंद्रमा लगभग आधे आदमी जितना ऊंचा होता था और उसका रौब जबरदस्त था। दूसरा था फ्रॉस्ट मून गू। मूनब्लेड भयानक सफेद और बर्फीला हो जाता था, उसमें बर्फ का एलिमेंट होता था। जिसे भी इससे चोट लगती, उस पर ठंडक का हमला होता और वो धीरे धीरे चलता। तीसरा था अलूसरी मून गू। ये गू ज्यादा यूनिक था। ये अटैक के लिए इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन एक बार एक्टिवेट होने पर ये गू मास्टर को एक शैडो क्लोन बनाने की अनुमति देता था, जिससे हमलों को अट्रैक्ट किया जा सके और दुश्मन को कंफ्यूज किया जा सके। खासकर जब ये अलूसरी मून गू एक बार रिफाइन हो जाए, तो इसे रैंक 4 मून शैडो गू के लिए बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मून शैडो गू को एक गू मास्टर के अपर्चर में इम्प्लांट किया जा सकता है और उन्हें प्राइमेवल एसेंस इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है। अलूसरी मून गू की इन्फॉर्मेशन में मून शैडो गू के बारे में सिर्फ कुछ धुंधली सी इन्फॉर्मेशन थी, रेफरेंस के लिए। मून शैडो गू ये वही गू वर्म नहीं है जिसे चौथी पीढ़ी के क्लैन लीडर ने फ्लावर वाइन मोंक पर चुपके से हमला करने के लिए इस्तेमाल किया था। फैंग युआन ये देखकर गहरी चिंता में पड़ गया। इस दुनिया में अनागिनत गू वॉर्म्स हैं और अपने 500 साल के एक्सपीरियंस के बावजूद वो इस दुनिया के सभी गू वॉर्म्स के 0.001% से भी कम जानता था। यूज पहले मून शैडो गू के बारे में एक मोटा मोटा आइडिया था, लेकिन अब जब यूज गू वर्म का इफेक्ट पता चला तो उसके दिल में शक पैदा हो गया। मून शैडो गू का एक यूनिक यूज था। वो रैंक 4 गू मास्टर के अपर्चर में 30% प्राइमेवल एसेंस को दबा सकता था, रैंक 5 के 15%
और रैंक 3 गू मास्टर के 60%। इसका मतलब है फैंग युआन जैसे सी ग्रेट टैलेंट के साथ, जिसके पास सिर्फ 40 to 50% है, अगर अन पर ये मूनशैडो गू लग जाए तो वो एक बूंद भी प्राइमेवल एसेंस इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, अपनी सारी लड़ाई की ताकत खो देंगे और अपाहिज के बराबर होंगे। हाँ, अगर ये फैंग युआन होता और मूनशैडो गू अस पर इस्तेमाल किया जाता तो ये कुत्ते को मीट बन फेंकने जैसा होता, जो गया सो गया, कभी वापस नहीं आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे हाई मूनशैडो गू उसके अपर्चर में दाखिल होता, स्प्रिंग ऑटम सकारा अपना रौब दिखाता और उसके ओरा के नीचे मूनशैडो गू तुरंत उसके द्वारा रिफाइन हो जाता और उसका बन जाता। जो चीज फैंग युआन को परेशान कर रही थी वो मूनशैडो गू का इफेक्ट नहीं था, बल्कि फ्लावर वाइन मॉन्क था। मुझे याद है कि इस शैडो वॉल पर फ्लावर वाइन मॉन्क खून से नहाया हुआ था, चोटों से भरा हुआ। पहले चौथी पीढ़ी के क्लैन लीडर और एल्डर्स के साथ उसकी लड़ाई ने उस सिर्फ हल्की चोटें दी थीं। मुझे लगा था कि वो गंभीर चोटें इस मूनशैडो गू के कारण आई थीं, लेकिन ये सोचना कि ये मूनशैडो गू सिर्फ प्राइमेवल एसेंस को दबाने के लिए इस्तेमाल होता है, गू मास्टर को अपाहिज बनाने के लिए, तो फिर फ्लावर वाइन मॉन्क को उसकी गंभीर चोटें कहां से लगी? फैंग युआन की सोच बहुत बारीक थी, इसलिए वो और भी ज्यादा शक करने लगा। उस समय जब फ्लावर वाइन मॉन्क क्लैन एल्डर्स से हार कर भाग गया था, असल में हुआ क्या था? मूनशैडो गू उसकी मौत का कारण नहीं था। तो फिर क्या था? एक ही झटके में पहले से साफ लगने वाली फ्लावर वाइन मॉन्क की विरासत फैंग युआन के लिए फिर से एक पूरा रहस्य बन गई। लॉर्ड फैंग युआन, 15 मिनट हो गए हैं, मुझे विश्वास है कि आपको कुछ हासिल हुआ होगा। चाहे जो भी हो, कल फिर से आइएगा। इस पॉइंट पर दरवाजा फिर से एक एस्ट्रल स्टेट में बदल गया जब बूढ़ा गू मास्टर बाहर खड़ा होकर सम्मान से बोला, ठीक है। फैंग युआन की निगाहें चमकी जब उसने डिजिटल शैडो गू को नीचे रखा और सीक्रेट रूम से चला गया। चाहे वो गोल्डन मून, फ्रॉस्ट मून या एलुसरी मून हो, ये रिफाइनमेंट रेसिपीज वो नहीं द जो यूज चाहिए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि अन सब में मून ऑर्किड फूल की पंखुड़ियां बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती थीं। मून ऑर्किड फूल की पंखुड़ियां स्टोर करना मुश्किल था, सिर्फ कुछ दिनों तक ही जिंदा रह सकती थीं। फैंग युआन के प्लान्स में वो गू यू क्लैन छोड़कर दुनिया घूमना चाहता था। अगर उसने ये गू रिफाइन किए तो बिना खाने के वो आधे साल में मर जाते। इससे बेहतर था कि वो उन्हें रिफाइन हाई ना करे। लेकिन अभी भी रैंक 3 के रेसिपीज द जो वो देख नहीं पाया था। मैं कल फिर आऊंगा शायद, ऐसा एक विचार उसके दिमाग में चमका। चैप्टर एंड।